दोस्तों मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, चाहे वो 2 मार्क्स का हो, 3 मार्क्स का हो या 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन हो। सारा क्वेश्चन को मेरे दोस्तों मैं आज आपकी इस वीडियो के माध्यम से बेहतर तरीके से आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा और आपको रट्टा भी नहीं लगाना होगा और आपको याद हो जाएगी। तो आइए सर बिना देर के क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और उससे पहले याद रखना है मेरे दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए मैराथन क्लास के लिए, तो मेरे दोस्तों जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर ले। हमारा मैराथन क्लास आपको फ्री में मिल जाएगी, चाहे आपने इकोनॉमिक्स लिया है, हिस्ट्री लिया है, पॉलिटिकल लिया है, जियोग्राफी लिया है या कोई भी सब्जेक्ट लिए हैं जो अभी तक आपका एग्जाम नहीं हुई है, सारे सब्जेक्ट का आपका फ्री में मैराथन क्लास होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है लिंक, उसको डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। पहला क्वेश्चन आती है सर, अर्थव्यवस्था की किन्हीं 2 केंद्रीय समस्याओं को लिखे। तो अर्थव्यवस्था की एक्चुअली 3 समस्या होती है। मैं अगर बात करूं मेनली तो अर्थव्यवस्था की 3 समस्या होती है मेरे दोस्तों, लेकिन मैं आप लोगों को यहां पे पूछा गया 2 समस्या। आखिर क्या 3 समस्या होती है वो भी मैं बता दे रहा हूं। पहला समस्या याद रखिएगा, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। याद रखना, पहला हमारा हो गया किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। दूसरा आती है कितने मात्रा में किया जाए। पहला हमारा आती है पॉइंट में किन वस्तुओं का उत्पादन करे। अगर पता भी चल गया कि आपको मूढ़ी का उत्पादन करना है तो कितना किलो का इस्तेमाल करना, मतलब कितना किलो बनाना है। दूसरा क्वेश्चन पहला याद रखना है फिर से, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। और दूसरा पॉइंट आती है मेरे भाई कि कैसे उत्पादन करें। हाँ ठीक है भाई, आपने बता दिया मूढ़ी उत्पादन करना है और मूढ़ी 10 किलो आपको उत्पादन करना है, लेकिन मैं तो पूछूंगा ना कि कैसे मैं इसका उत्पादन करूं, आप बताइएगा ना। तो याद रखना, इस प्रकार से आप दोनों पॉइंट को आसानी तरीके से याद कर सकते हैं कि अर्थव्यवस्था की किन्हीं 2 केंद्रीय समस्या क्या है। पहला, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। दूसरा पॉइंट, कैसे उत्पादन करें। सर मुझे पता है कि मुझे जलेबी बनाना है, लेकिन कैसे उत्पादन करूं, बनाऊं कैसे। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पाइए सर कि कुल उत्पाद से आप क्या समझते हैं। टोटल प्रोडक्ट से आप क्या समझते हैं। उत्पत्ति के साधनों का प्रयोग करके कुल उत्पाद एक निश्चित समय में उत्पादित वस्तु की कुल मात्रा से है। यानी मेरे भाई कुल उत्पाद क्या है, मेरे 10 लेबर लगाया, ये एक दिन में 10 कलम बना रहा है, ये 5 कलम, ये 2 कलम, ये बैठा हुआ निठल्ला की तरह। जब एक सप्ताह के अंदर में मैं सर्वे करता हूं कि देखता हूं एक सप्ताह के अंदर में कितने कलम का निर्माण हुई है, तो मेरे दोस्तों इससे हमें पता चलता है क्या कि 50 कलम का निर्माण हुआ है। यही हमारा कहलाता है क्या, याद रखना है, टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, इससे हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, टोटल प्रोडक्ट कहते हैं कि उत्पत्ति के साधनों का प्रयोग करके कुल उत्पाद एवं निश्चित समय में उत्पादित वस्तु की कुल मात्रा से है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं सर, हमारा उत्पत्ति के साधन का प्रयोग करके, उत्पत्ति के साधन क्या। तो पहला हमारा भूमि, दूसरा हमारा मनी, तीसरा हमारा श्रम जिसे हम लोग लेबर बोलते हैं। इन सब चीजों से ही हम अपने सामान का उत्पादन कर सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आइए सर अगला पॉइंट पे बात करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 3 में अर्थशास्त्र की 2 व्यापक शाखा कौन सी होती है। तो अर्थशास्त्र की 2 शाखा होता है, एक माइक्रो एक मिक्रो, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र। एक होती है सर हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा एक होता है हमारा समष्टि अर्थशास्त्र। ओके चलिए सर अगला प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, एडम स्मिथ द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है। एडम स्मिथ एक पुस्तक लिखा था, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ एंड नेचर। एक एडम स्मिथ का ये काफी मेरे दोस्तों चर्चित में पुस्तक है। और एक हमारा केन्स का एक खतरनाक पुस्तक है मेरे दोस्तों, जो मैंने आप लोगों को बताया था सुबह का क्लास में। तो ये याद रखना है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ एंड नेशन। पूरा नाम याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलेगी, आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर किया तो आपको मार्क्स कट जाएगी भाई। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। आर्थिक क्रिया को स्पष्ट करें। हम सभी को पता है कि आर्थिक क्रिया एक्चुअली 4 प्रकार का होता है, प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप और चतुर्थ क्रियाकलाप। प्राथमिक क्रियाकलाप किसे कहते हैं, तो जो ग्रामीण क्षेत्र में किए जाते हैं, जैसे हमारा खनन करना, लकड़ी काटना, मछली पालन, सुअर पालन, इसके बाद मेरे दोस्तों खेती करना, इसके बाद आता है हमारा लकड़ी काटना, ये सब आती है हमारा प्राथमिक क्रियाकलाप में। द्वितीय क्रियाकलाप में क्या आता है, जैसे विनिर्माण करना। विनिर्माण का मतलब कोई भी वस्तु टूट फूट जाती है तो उसको फिर से बनाना। तृतीय क्रियाकलाप में क्या आता है मेरे भाई, जैसे हमारा परिवहन हो गई, व्यापार हो गया, बैंक हो गई, ये सब हमारा आता है किसमें, तृतीय क्रियाकलाप में। तृतीय क्रियाकलाप उसे कहते हैं जहां पे लोगों को सेवा प्रदान होती है। ओके, तो 3 क्रियाकलाप आपको याद रखना है। वही कह रहा है कि आर्थिक क्रिया क्या है।
तो आर्थिक क्रियाओं का संबंध उन सभी क्रियाओं से है, आर्थिक क्रियाओं का संबंध उन सभी क्रियाओं से है जो मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए सीमित साधनों जिनका वैकल्पिक प्रयोग हो सकता है। याद रखना है मेरे दोस्तों, आर्थिक क्रिया का सीधा सीधा मतलब होता है कि जब कोई भी मनुष्य को कोई भी सामान की जरूरत पड़े और उस मनुष्य को सामान मिल जाए और वह संतुष्टि प्रदान करे तो उसे हम लोग बोलते हैं आर्थिक क्रिया। नहीं समझ में आया सर? फिर से बता रहा हूं। मैं मार्केट गया पैसा लेके और मुझे बहुत भूख लगी है, मैं गया मेरे भाई, मैं मूढ़ी लेके आया और मूढ़ी लेने के बाद मैं जब मूढ़ी को चकुम 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 खाने लगा और मेरे पेट भर गया मेरे भाई। पेट भरने के बाद मुझे क्या हुआ? संतुष्ट मिल गई। संतुष्टि क्या होगी? मिल गई। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं कि आर्थिक क्रिया। ओके, याद रखना है। वही कह रहा है कि आर्थिक क्रिया का संबंध उन सभी क्रियाओं से है जो मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए सीमित साधनों जिनका वैकल्पिक प्रयोग होती है। आशा करता हूं मेरे भाई ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट पे आते हैं सर, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। तो देखिए मेरे भाई, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में बाद में हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। पहले समझिए, व्यष्टि का मतलब होता है एक और समष्टि का मतलब होता है समस्त चीज। व्यष्टि का मतलब होता है एक और समष्टि का मतलब होता है समस्त वो चीज। समझ में आ रही है ना? तो बताएंगे सर, व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्या का अध्ययन किया जाता है, जिसमें इसमें एक व्यक्ति का आय, एक परिवार का आय, इसमें एक शब्द लगा होगा, उसको हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई आपसे व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में पूछा है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्या का अध्ययन किया जाता है। जैसे हम बोल सकते हैं सर, एक उपभोक्ता, एक उत्पादक तथा एक फर्म। जहां पे एक लगा रहे वो आप समझ जाइएगा वो क्या है, तो हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र है। ठीक इसका ऑपोजिट पे आते हमारा समष्टि अर्थशास्त्र में। ठीक इसका ऑपोजिट लेकर चलता हमारा समष्टि अर्थशास्त्र में। तो समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आर्थिक इकाई का अध्ययन किया जाता है। इसमें एक क्या गया, इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किए जाते हैं। जैसे हमारा नेशनल इनकम, जैसे हमारा नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय, कीमत स्तर, समग्र मांग तथा समग्र पूर्ति, यह आता है सर हमारा वह समष्टि अर्थशास्त्र में। ओके, दूसरा पॉइंट क्या अगर मैं लेकर चलूं आप लोगों को, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्ति और व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जो हमारा व्यक्ति, मैं एक व्यक्ति हूं, मेरा और मेरा व्यवहार का ही, मेरा और मेरा बिहेवियर का ही अध्ययन किया जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में। अगर यही चीज अगर मैं लेकर चलूं समष्टि अर्थशास्त्र में, तो समष्टि अर्थशास्त्र में समाज और समाज के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति के बारे में, क्योंकि समष्टि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में बात करती है, एक परिवार के बारे में, एक व्यक्तिगत के बारे में। तो एक व्यक्ति, इसमें व्यवहार, व्यक्ति और व्यक्ति के व्यवहार के बारे में अध्ययन होती है। लेकिन अगर यही चीज अगर मैं लेके चलूं आपको समष्टि अर्थव्यवस्था में, तो समष्टि अर्थव्यवस्था में समाज और समाज के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तीसरा पॉइंट पे आते हैं सर, इसका उद्देश्य साधनों के कुशल बंटवारे से संबंधित सिद्धांतों, समस्याओं एवं नीतियों का अध्ययन करना है। इसका उद्देश्य जो होती है, इसका जो मोटो होता है वो साधनों के कुशल बंटवारे से संबंधित सिद्धांत, समस्याओं एवं नीतियों का अध्ययन किया जाता है। मान के चलिए मैं अपने फैमिली में 3 भाई 1 बहन है, मेरे पिताजी का 4 लाख रुपया सैलरी है। मेरे दोस्तों मान के चलिए मेरे पिताजी का चले गए इस दुनिया से, तो 4 लाख सारे भाई बहन को एक लाख करके क्या होगा, मिलेगी। तो इसमें हमारा पैसा क्या हो जाती है, बंटवारा हो जाता है, पर इसमें नहीं होगा। इसका उद्देश्य साधनों के पूर्ण रोजगार तथा उनके विकास से संबंधित सिद्धांत, समस्याओं तथा नीतियों का अध्ययन होता है। इसमें अगर पैसा है तो कैसे हम सड़क का निर्माण करें, कैसे हम हवाई अड्डा बनाएं, कैसे हम बड़े से बड़े स्टेडियम बनाएं, इसमें सिर्फ और सिर्फ समाज की देखरेख के लिए ही इनको बनाया जाता है। अगर मैं बात करूं चौथा पॉइंट में, इसे कीमत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि ये आपका एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, इसको याद रखना है। इसे कीमत सिद्धांत के नाम से भी लोग जानते हैं। इसे हम लोग कीमत सिद्धांत के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसे आय एवं रोजगार सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग क्या जानते हैं मेरे भाई, आय एवं रोजगार के सिद्धांत के नाम से जानते हैं हम लोग इनको, समष्टि अर्थशास्त्र को। तो मुझे उम्मीद है मेरे दोस्तों कि आप लोगों को चारों पॉइंट बहुत शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगला जो मैं वीडियो लेकर आने वाला हूं ना मेरे भाई, वो भी आप लोगों का सब्जेक्टिव का ही क्लास होगी।
ठीक है, क्योंकि सब्जेक्टिव 50 मार्क्स का होता है और ऑब्जेक्टिव आपका 30 मार्क्स का होता है, तो सब्जेक्टिव में ज्यादा हमें ध्यान देना होता है भाई। देखिए उत्पादन संभावना वक्र से आप क्या समझते हैं मेरे भाई, मैंने आपको बताया था उत्पादन संभावना वक्र जो है बाएं से दाएं की ओर खिसकते हैं। जैसे आपका ये हमारा ग्राफ है तो बाएं से दाएं की ओर खिसकती है भाई, याद रखना है। तो एक एक्चुअली डेफिनेशन आपको इतना बड़ा नहीं लिखना है, मैं आपको थोड़ा देर के बाद बता रहा हूं, या आप कहां तक लिख सकते हो वो भी मैं बता दे रहा हूं। एक अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों एवं उत्पादन की दी गई तकनीक द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं के विभिन्न श्रेणियों का उत्पादन किया जाता है। इन्हीं श्रेणियों को दर्शाने वाले रेखा को उत्पादन संभावना वक्र कहलाता है। बस यहां से यहां आपको लिख देना है मेरे दोस्तों, आपको आराम से आपको मिल जाएगी यहाँ पे 2 मार्क्स, याद रखना है। और जिनको नहीं समझ में आया थोड़ा सा ठहरिए, मैं आपको बता देता हूं। अब आपसे पूछा गया मार्जिनल कॉस्ट, यानी मेरे दोस्तों मार्जिनल प्रोडक्ट, सीमांत उत्पादन संभावना वक्र क्या है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा आता है मेरे दोस्तों की अवसर लागत। अब यहाँ पे डेफिनेशन नहीं देखना है, इतना बड़ा जो डेफिनेशन है ना, ये डेफिनेशन आपको नहीं देखना है। अब समझिए सर अवसर लागत क्या है, बोलते हैं ना भाई, खास करके लड़की लोग हमारा अवसर का प्रयोग करती है, अवसर लागत का। हाँ आप बोलेंगे सर कैसे लड़की लोग इसका उपयोग करती है, तो देखेंगे लड़की लोगों को अगर लड़का पसंद नहीं आया, जिसके साथ आपका कोलैबोरेशन है, जिसके साथ बर्ताव है, अगर लड़की लोगों को पसंद नहीं आया ना मेरे दोस्तों, वो आप नेक्स्ट कर देंगे। यानी हम लोग सुने होंगे कि बेस्ट मिलते ही आपको नेक्स्ट कर दिया जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, अवसर लागत। मान के चलिए मेरे भाई मेरे पास कलम और पेंसिल दोनों हैं, ठीक है, मैं पेंसिल से लिख रहा हूं, पेंसिल मेरा मजा नहीं आ रहा लिखने में और पेंसिल खत्म हो गई, तो मैं क्या करूंगा, रुका थोड़ी ना रहूं, मैं कलम उठाऊंगा और लिखना शुरू कर दूंगा। मेरे घर में बाइक भी है और साइकिल भी है, मेरा मन कर रहा है कि मैं साइकिल चलाऊं, और अगर मन ना करे कि साइकिल मुझे चलाने का मन नहीं कर रहा है, मैं बाइक चलाऊं। क्यों? आपके पास अवसर है, आपके पास दूसरा क्या है, उपाय है। समझ में आ रही है ना? आप इस प्लेटफॉर्म को छोड़ करके किसी और प्लेटफॉर्म में भी जा सकते हैं, ये भी आपके लिए क्या, अवसर है। समझ में आ रहा है ना भाई? हाँ, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, अवसर लागत। तो किसी साधन की अवसर लागत का अर्थ उसके दूसरे सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग से है। मैंने अभी जस्ट बताया बेस्ट मिलते ही आपको नेक्स्ट कर दिया जाएगा, वही आपसे यहाँ पे पूछा गया डेफिनेशन में कि किसी साधन की अवसर लागत का अर्थ होता है उसके द्वारा सर्वश्रेष्ठ यानी बेस्ट वैकल्पिक से है, हमेशा बेस्ट की तलाश में होती है। इसका अर्थ यह है कि साधन सीमित होते हैं जिनका वैकल्पिक प्रयोग हो सकता है। जब साधन का प्रयोग किसी एक दूसरे के उत्पादन में बढ़ाया जाता है तो दूसरी वस्तुओं का उत्पादन कम करना पड़ता है। अगर हम मान के चले मेरे दोस्तों मुझे चलाने का मन कर रहा है बाइक, अब मेरे घर में 2-2 साइकिल है, तो मैं क्या करूंगा, साइकिल को क्या करूंगा, बेच दूंगा, और मैं यही कहूंगा कि मुझे बाइक चलाना पसंद है, देखता हूं और एक बाइक खरीद लेता हूं कुछ पैसा देके। तो ये होता है मेरे भाई, वही चीज यहां पे कह रहा है कि जब साधनों का प्रयोग किसी एक वस्तु के उत्पादन में बढ़ाया जाता है तो दूसरी वस्तु के उत्पादन में कम करना पड़ता है। ठीक है, इसका प्रयोग इस प्रकार किसी एक वस्तु की अवसर लागत दूसरे वस्तु की मात्रा से होती है। बस इतना आपको यहां तक ही लिख देना है मेरे दोस्तों, आपको 3 मार्क्स यहां पे आसानी से मिल जाएगी। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उपयोगिता क्या है, व्हाट इज यूटिलिटी, व्हाट इज यूटिलिटी, याद रखना मेरे भाई, क्या यूटिलिटी, किसी वस्तु में छुपा हुआ गुण, इसमें क्वालिटी होता है मेरे भाई। यूटिलिटी को हम लोग किसमें मापते हैं, यूटिलस में। उपयोगिता को किसमें मापते हैं, यूटिलस में। इस चीज को याद रखना है, ठीक है ना। तो किसी वस्तु में छुपा हुआ गुण जिससे किसी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। मान के चलिए जिसमें इस मूढ़ी के अंदर में एक क्वालिटी छुपा हुआ है, क्या मेरे भाई, कि अगर इससे हम खाएंगे तो मेरा पेट भर जाएगा, तो ये हमारा क्या है, क्वालिटी इसके अंदर में छुपा हुआ है। बहुत सारे ऐसी चीज आप बोलेंगे सर सभी चीज में खाने से तो पेट भरता है, शराब पीने से पेट भरता है, गुटखा खाने से पेट भरता है, खैनी खाने से पेट भरता है, बीड़ी पीने से पेट भरता है, नहीं मेरे दोस्त, सब चीज खाने से पेट नहीं भरती है ना। तो वही कह रहे हैं कि किसी वस्तु में छुपा हुआ गुण जिससे किसी आवश्यकता की पूर्ति होती है उपयोगिता कहलाती है। बस इतना याद रखना है। अलग अलग वस्तुओं में उपयोगिता का स्तर अलग अलग होते हैं जो उनके उपभोग की तीव्रता को निर्भर करती है। अगर आप 2 मार्क्स का है तो मेरे दोस्त आप यहां से यहां लिख दे, काफी है भाई। उपयोगिता का मतलब क्या होता है, उपयोगिता में गुण छुपा हुआ होता है जिससे किसी आवश्यकता की पूर्ति होती है, जिससे किसी आवश्यकता की क्या होती है भाई, पूर्ति होती है।
अब आते हैं सर मांग क्या है। मेरे दोस्तों सबसे पहले ऐसा डिफिनेशन बताने वाला हूं कि मरते दम तक नहीं भूलोगे। हाँ भाई, याद रखना है कीमत, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पूर्ति, या तो मांग बोलते चले भाई, मांग, कीमत और मांग। चलिए मेरे दोस्तों, अब इसका डेफिनेशन कैसे लिखेगा, ये 3 मार्क्स का आने वाला है। कितना मार्क्स का, 3 मार्क्स का। जो ऐसे मैं बोल रहा हूं वैसे सुनिएगा। अब आप सोचिए, आप आलू का कीमत, अभी हमारे मार्केट में आलू का कीमत 10 रुपया है, तो आप कितना खरीद रहे हैं, रोज 4 किलो। ओके, अब आलू की कीमत 10 रुपए से बढ़कर हो जाएगी 20 किलो, तो क्या मेरे दोस्तों आप 4 ही किलो खरीदेंगे? नहीं, आप क्या कर देंगे, कम कर देंगे। यस या नो? तो इसी तरह से जैसे आपकी सोच है, इसी तरह से आपके गांव वाले का भी सोच होगी कि कोई भी सामान के अगर दाम बढ़ जाएगी तो उसको हम लोग कम खरीदेंगे, दाम जैसे घट जाएगी ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे। यही तो हमारा मांग का नियम है। अब कैसे लिखना है डेफिनेशन सुनिएगा। अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग घट जाती है। फिर से सुनिए, अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग घट जाती है, जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, दैट इज कॉल्ड ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। याद रखना है मेरे दोस्तों, मांग के नियम किसे कहते हैं, जब किसी वस्तु की अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की मांग कीमत बढ़ जाती है तो उसकी मांग घट जाती है, जब किसी वस्तु की कीमत घट जाती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मांग का नियम। मुझे उम्मीद है मेरे दोस्त कि आपको शानदार तरीके से ये चीज को समझ में आ गया होगा। अब आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे कि सामान्य वस्तु से आप क्या समझते हैं। एक आता है सर हमारा सामान्य वस्तु, जिसका हम लोग रोज सेवन करते हैं, जैसे हमारा आटा हो गया, गेहूं हो गई, चावल हो गया, जिसको हम लोग हमेशा एवरीडे यूज करते हैं भाई। ठीक है, देखिए, जब उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि होने पर वस्तु की मांग में वृद्धि होती है एवं उपभोक्ता की आय में कमी होने से वस्तु की मांग में कमी होती है, तो ऐसे वस्तु सामान्य वस्तु कहलाती है। जैसे एग्जांपल देता हूं, इतना सुंदर तरीके से बता रहा हूं ना मेरे भाई, कभी भूलोगे नहीं। सामान्य वस्तु किसे कहते हैं, मान के चलिए दादा मेरा सैलरी अभी 20,000 है। ओके, कितना भाई, मेरा सैलरी अभी 20,000 है, और मैं रोज मेरे दोस्तों हमारे घर में मान के चलिए सप्ताह में क्या हो रहा है, मान के चलिए सप्ताह में 5 किलो हम लोग मटन का प्रयोग कर रहे हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूं भाई। ठीक है, अब मेरा सैलरी 20,000 से डायरेक्ट बढ़ जाएगा कितना, 50,000। तब भी हम थोड़े ना बोलेंगे कि 5 किलो खाओ। मैं कहूंगा अरे टेंशन किस लिए ले रहे हो, जब हमारे पेंशन ज्यादा हो गई है तो कहेंगे क्या भाई, बोलेंगे सर 5 किलो नहीं, अब जाओ मार्केट और 10 किलो खरीद के लाओ, जाओ मटन का भुजिया बना के सबको ही खाना भाई, है ना। तो मेरे दोस्तों तब हमारा क्या हो गया, तो हम बता सकते हैं सर जैसे हमारा सैलरी बढ़ी, जैसे हमारा सैलरी बढ़ी तो मेरे दोस्तों हमारा मांग भी बढ़ गया। वही कह रहा है कि जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है, जब हमारे आय में वृद्धि होती है तो वस्तु की मांग में वृद्धि होती है। जब हमारे इनकम में ज्यादा होता है तो हम ज्यादा से ज्यादा खाते हैं। अब यही चीज अगर दूसरा चीज में लेकर चलूं, अगर 20,000 पहले मेरा सैलरी है और 20,000 से मेरा दोस्तों घट के हो गया मान के चलिए 10,000। पहले मैं कितना खरीदता था, 4 किलो रोज मटन खरीदता था, सॉरी 5 किलो में रोज मटन खरीदते थे मान के सप्ताह में। अब कितना खरीदेंगे सर, क्या 5 किलो खरीदेंगे? नहीं, मैं कहूंगा अपने मालकिन से, अरे मेरे दिलरुबा, ए मेरे जाने मन, ए मेरे दिल का धड़कन, पता है क्या हुआ जनाब, बोलो, पता है मेरा सैलरी घट गया है, तुम ना अब थोड़ा सा मटन कम खाना। अच्छा ठीक है, कितना खाएंगे, तुम 2 किलो खाना। अब तो 2 किलो। जब हमारी कीमत बढ़ी थी तो हम ज्यादा से ज्यादा वस्तु को खरीद रहे थे। जब हमारे जब हमारा सैलरी घट गई तो हम अपने मांग को भी घटा दिए। वही कह रहा है कि जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर वस्तु की मांग में वृद्धि होती है एवं उपभोक्ता की आय में कमी होने से वस्तु की मांग में भी क्या होती है, कमी होती है, तो ऐसे वस्तु को सामान्य वस्तु कहते हैं। जैसे हमारा चावल, गेहूं, आटा, ये सब हमारा क्या है, सामान्य वस्तु के अंतर्गत आती है। इस प्रकार यदि वस्तु सामान्य हो तो उपभोक्ता की आय एवं वस्तु की कमी मांग के बीच धनात्मक संबंध होता है। ठीक है, जैसे हमारा चावल और गेहूं। उम्मीद करता हूं मेरे भाई की समझ में आ गया। अब आते सर घटिया या निम्न कोटि की वस्तु किसे कहते हैं। अब आते सर घटिया वस्तु किसे कहते हैं, जैसे हमारा कपड़ा हो गया, मन करे तो लूं, नहीं मन करे तो नहीं लूं भाई, है ना। जैसे मेरे दोस्तों मोटा अनाज हो गया, मन करे तो लापसी खाऊं, मन नहीं करे तो नहीं खाऊं। लापसी किसे कहते हैं बताए, मकई को जब सुखा करके जब उसको
आटा की तरह पीस करके जब घर में लाते हैं और माड़ा भात की तरह बनाते हैं, उसको हम लोग लापसी कहते हैं। देहात में बहुत चलता है भाई। तो जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर वस्तु की मांग में कमी होती है तथा उपभोक्ता की आय में कमी होने पर वस्तु की मांग में वृद्धि होती है, तो ऐसे वस्तु को घटिया वस्तु कहते हैं। ये हमारा मेरे दोस्तों बिल्कुल ऑपोजिट है। जब हमारी आय, याद रखना मेरे दोस्तों, जब हमारी आय कमेगी, हमारा आय की मैं बात कर रहा हूं, जब हमारी आय कम हो जाएगी तो हम ज्यादा से ज्यादा वस्तु को खरीदेंगे। कभी सुने ऐसा? याद रखना है, खरीदेंगे। मेरा बात को समझिए। जब मेरा आय घट जाएगी तो हम ज्यादा से ज्यादा वस्तु को खरीदेंगे। जब हमारी आय बढ़ जाएगी तो हम वस्तु को कम खरीदेंगे। बस इतना याद रखना। क्या करेंगे मेरे भाई? हम कम खरीदेंगे। जब हमारा आय बढ़ेगी तो हम वस्तु कम खरीदेंगे। जब हमारा आय घटेगी तो हम ज्यादा से ज्यादा वस्तु को खरीदेंगे। इससे हम लोग बोलते हैं घटिया वस्तु। और घटिया वस्तु को उदाहरण याद रखिएगा, जैसे मोटा कपड़ा हो गया। हमारा आय गर्मी के दिन में कितना भी बढ़ जाए, हमारा इनकम गर्मी के मौसम में कितने भी बढ़ जाए, लेकिन फिर भी हम स्वेटर नहीं खरीदेंगे। हमारे आय ठंडा के मौसम में कितना क्यों ना बढ़ जाए, लेकिन हम ठंडा के दिन में फ्रिज नहीं खरीदेंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं घटिया वस्तु या निम्न कोटि के वस्तु। समझ में आ रही है ना? चलिए सर, उम्मीद करता हूं मेरे दोस्त कि आपको शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। आप क्वेश्चन पे आते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता के बीच संबंध आपको स्पष्ट करना है। अब इस डायरेक्ट ये जो डायग्राम जो जिनको समझ में आ जाएगी ना मेरे दोस्त, अपना कसम कहता हूं कि आप ऑब्जेक्टिव तो ऑब्जेक्टिव क्या, सब्जेक्टिव को भी सिर्फ इस डायग्राम से सिर्फ कर सकते हैं। सिर्फ इस डायग्राम से। हाँ, मैं इस डायग्राम की बात कर रहा हूं भाई। समझ में आ रही है ना? कहता है कि सीमांत उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता किसे कहते हैं। मैं सबसे पहले एक डायग्राम बनाता हूं और इस चीज को समझिए। इसमें 3 क्वेश्चन छुपा हुआ होता है जो स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आती है। सुनिए, अगर 3 मार्क्स चाहते हो तो सबसे पहला, जब हमारी कुल उपयोगिता बढ़ती है तो हमारा सीमांत उपयोगिता घटती है। तब हमारा सीमांत उपयोगिता मेरे दोस्तों याद रखना है, हमारा सीमांत उपयोगिता जो होती है धीरे धीरे घटती है भाई। सीमांत उपयोगिता क्या होती है मेरे भाई? घटती है। ठीक है। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो हमारा सीमांत उपयोगिता 0 होता है। जब हमारा कुल उपयोगिता धीरे धीरे घटती है, जब हमारा कुल उपयोगिता धीरे धीरे घटती है तो हमारा जो सीमांत उपयोगिता है वो हमारा ऋणात्मक आ जाती है, जिसे हम लोग माइनस में बोलते हैं। 3 क्वेश्चन, जब कुल उपयोगिता बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता घटती है। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता 0 होता है। और जब कुल उपयोगिता धीरे धीरे घटती है तो हमारा सीमांत उपयोगिता क्या होती है? माइनस में होता है, नेगेटिव में होता है। मुझे उम्मीद है मेरे दोस्त कि आपको शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। इस डायग्राम के माध्यम से मैं समझा रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिए। सीमांत उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता के बीच के संबंध को निम्न रेखा चित्र की सहायता से स्पष्ट किया जा सकता है। आखिर निम्न रेखा चित्र क्या है मेरे सरनियों? ये डायग्राम आपको याद रखना है। जैसे मैंने बताया है ऐसे आपको एग्जाम में बना के दिखाना होगा, तभी आपको आंसर मिलेगी। समझ में आई ना? अब आते हैं सर पॉइंट में आते हैं मेरे भाई। अब देखिए इस डायग्राम से कितना इंपॉर्टेंट चीज मैं निकाल के दिखाता हूं। देखिए, लोग कहते हैं इकोनॉमिक्स हार्ड है। नहीं मेरे दोस्त, दुनिया में कोई चीज हार्ड नहीं है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना भाई कि कौन कहता है कि मोहब्बत बर्बाद करती है, अरे निभाने वाला मिल जाए तो हमारा जमाना याद करती है। ठीक इसी तरह से कौन कहता है कि हमारा पढ़ाई कठिन होता है, अरे पढ़ाने वाला सही मिल जाए तो हमारा रिजल्ट याद करती है। आइए सर, इस डायग्राम से मैंने पहले बताया जब कुल उपयोगिता बढ़ती है, मैंने पहले बताया जब कुल उपयोगिता बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता घटती है। मैंने पहले बताया। दूसरा पॉइंट, जब कुल उपयोगिता अपने अधिकतम बिंदु पर होती है, जब कुल उपयोगिता अपने अधिकतम बिंदु पर होती है तो सीमांत उपयोगिता 0 होता है। तो बिंदु पर होती है तो सीमांत उपयोगिता 0 होता है। मैंने अभी जस्ट बताया सीमांत उपयोगिता क्या होती है मेरे दोस्त? 0 होता है। तीसरा पॉइंट में बताया जब कुल उपयोगिता घटने लगती है, जब हमारा कुल उपयोगिता धीरे धीरे घट रही थी तो अब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है। कौन समझाएगा मेरे दोस्त? 300 रुपया पैसा दोगे ना महीना में, फिर भी नहीं समझा पाएगा इस तरह से, गारंटी देता हूं। ठीक है, समझिए इस चीज को। और अगला वीडियो में भी हमारा सब्जेक्टिव का ही क्लास होगी, वो भी याद रखना है। यहां से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे।
सब्जेक्टिव का सारा क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, डोंट वरी। बस आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी पता चल सके कि आखिर मिसाइल क्लासेस में कैसे स्टडी कराई जा रही। फिलहाल हम लोग बात करता हूं नेक्स्ट वीडियो में।